Good morning, students. This is Chapter-5, Weather and Climate. In this chapter, we will study about weather and climate. Okay, the weather short-term changes in the atmospheric condition at a particular place is called weather. एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी निश्चित स्थान पर, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए ही जो चेंजेस होते हैं, कंडीशन एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, वो वेदर कहलाता है। ठीक है, ये वेदर क्या है? ह्यूमिडिटी, जैसे कहीं पे भी किसी भी जगह पर ह्यूमिडिटी है, फॉग है, ये सब चीजें वैरी करती हैं। तो जैसे अब इस समय मौसम कैसा है? वेदर जो इस समय हम हो सकता है कि एक दिन में वेदर सुबह कुछ और हो, शाम को कुछ और हो, दोपहर में कुछ और हो, ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है, वेदर एक जैसा सिमिलर नहीं रहता है, वो शॉर्ट टर्म में चेंजेस होते रहते हैं। On the other hand, climate, weather prevailing in that region for a long period is called climate. वेदर के अकॉर्डिंग में क्लाइमेट क्या है? वेदर प्रिवेलिंग, वेदर से प्रिवेलिंग इन दैट द रीजन फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग पीरियड टर्म में किसी भी निश्चित स्थान का वेदर जो है लॉन्ग पीरियड तक चलता है, वो क्लाइमेट वहां का हो जाता है। ये लॉन्ग पीरियड होता है। ये आप सालों में गिनते हैं, सालों में ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी जगह का वहां का क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट इफेक्ट डालता है वहां के रहने वाले लोगों पर, वहां की फूड हैबिट पर, वहां के क्लोथ्स पे। ठीक है, जैसा जहाँ का वेदर क्लाइमेट होगा, वहां से वहां वैसा ही वहां के रहने वाले लोगों का पहनावा होगा, खान पान होगा, ऑक्यूपेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। क्लाइमेट को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं? डिस्टेंस, पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी। इक्वेटर तो आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा था। इक्वेटर कहाँ पे होता है? अर्थ में मिडिल पोर्शन में। लैटिट्यूड है, ओके, तो लैटिट्यूड में मिडिल, जो बीच का 0 डिग्री पे आता है लाइन, वो इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, अर्थ है। ठीक है, तो अब अर्थ जो ये इक्वेटर मिडिल पोर्शन में है, और ये एरिया एटमॉस्फेयर है अर्थ का। अब सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, छोटे पोर्शन में पड़ रही है, छोटे पोर्शन पे पड़ रही है, तो डायरेक्ट हीट पहुंच रही है इक्वेटर पे। तो वो एरिया जो होगा वो क्या होगा? गर्म रहेगा। जहां पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है तो वो गर्म होगा हिस्सा, प्लेस। और जो हिस्से में, जिस हिस्से में स्लैंटिंग वेज में पड़ रही है रेज सन की, वहां पे एरिया पोर्शन ज्यादा हो जाता है। जो ज्यादा हिस्से में सन की रेज पड़ रही है स्लैंटिंग वेज में, तो वहां पे यहाँ की अपेक्षा कम गर्म होगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में और भी ये चीजें हो जाती है और कम हो जाती है। सन की रेज कभी कभी नॉर्थ पोल में ऐसा भी दिन आता है कि सन की रेज पहुंच ही नहीं पाती है, तो उस समय 6 महीने रात और 6 महीने दिन का अभी जैसे ये टर्म्स आने लगते हैं, तो ये क्या होता है, ये ऐसा भी हो जाता है। नॉर्थ पोल में कभी कभी सन की रेज पहुंच भी नहीं पाती है, तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ पोल में हमेशा बर्फ जमी रह जाती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? ये डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, क्यों इक्वेटर के एरिया जो है वेरी करता है, कि अगर हम इक्वेटर से जितना दूर चलते जाएंगे ऊपर नॉर्थ पोल की ओर, या इक्वेटर से साउथ पोल की ओर नीचे चलते चले जाएंगे, तो तब गर्म जो है टेम्परेचर डिक्रीज होंगे। और जैसे जैसे नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे साउथ पोल में, तो वहां पे टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। और इक्वेटर पे हमेशा टॉरिड जोन, मतलब टॉरिड जोन एरिया है, इसलिए यहाँ पर गर्म बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इतना हो गया। अब एक सेकेंड टॉपिक है एल्टीट्यूड। सेकेंड टॉपिक एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड मीन्स मतलब आप इसको सी लेवल, हाइट फ्रॉम द सी लेवल भी समझ सकते हो।
height from the sea level. और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जैसे कि ये एक माउंटेन, ओके, माउंटेन एरिया है और इससे थोड़ी दूर पे ओशियन, ओशियन, ओशियंस हो गए। ये माउंटेन, ये ओशियन, ये डायग्राम है। एल्टीट्यूड के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मली बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें एल्टीट्यूड को एक तरह से देखते हैं कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से ये कितनी ऊंचाई पर है, इससे भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। कैसे? जितना हम सी लेवल से ऊंचे उठते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। माउंटेन ऊंचाई पे होते हैं, सी लेवल से बहुत ऊंचे होते हैं, तो ऊंचाई पे रहने वाले लोग जो वहां पे रहते हैं या माउंटेन्स पे भी देखते हो पीक पे बर्फ जमी रहती है। जितने ऊंचा ऊंचा माउंटेन होगा उतना उसके पीक पे बर्फ जमी रहेगी, और थोड़े से नीचे आने पर क्या होता है, वो हिस्सा ठंडा होता है लेकिन इतना कोल्ड नहीं होता कि बर्फ जमे, फिर वो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओशियन से या सी लेवल से जितना हम ऊंचे पे जाते जाएंगे वो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि माइनस में हो जाता है टेम्परेचर, तो वहां पे जब जहां माइनस होने लगता है फिर वहां पे वहां बर्फ जमने लगती है। तो ये आप इसको ये चीज एल्टीट्यूड समझ गए हो, ठीक है। पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में अब समुद्र से जितना हम दूर होते जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इन समर प्लेसेस कूलर नियर द सी, जो आसपास का एरिया है समर के टाइम में वहां पे उतना ज्यादा गर्म नहीं पड़ता है। समर के टाइम में प्लेसेस कूलर रहते हैं, विंटर में उसका उल्टा हो जाता है, प्लेसेस वार्मर नियर द सी। और पास के सी के आसपास के क्षेत्र में जो कोस्टल एरिया है वहां पर प्लेसेस में वो टेम्परेचर वार्मर रहता है, प्लीजेंट रहता है, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। आसपास में जो ये सी के समुद्र के आसपास का एरिया वो प्लीजेंट रहता है, मॉडरेट रहता है, नॉट टू कोल्ड और नॉट टू हॉट, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड भी ये इफेक्ट डालती है क्लाइमेट पर। कैसे? विंड फ्रॉम सी टू लैंड, जो विंड सी से लैंड की ओर चलती हैं तो वो सी ब्रीज कहलाती हैं, और विंड फ्रॉम लैंड टू सी वो लैंड ब्रीज होती हैं। सी टू लैंड, जो सी से चलने वाली हवाएं हैं लैंड की ओर जो चलती है वो क्या लाती है, मॉइस्चर लाती हैं। तो जब मॉइस्चर लाती है तो वहां पे रेनफॉल हो जाते हैं, कोस्टल एरिया की बात हो रही है। तो और जो लैंड से सी की ओर चलने वाली तो वो ड्राई होती है, उतनी ज्यादा मतलब कोल्ड वाली नहीं होती है, वो ड्राई विंड होती है, तो वो लैंड ब्रीज होती है, उनसे बारिश नहीं होती है। बस इफेक्ट किससे पड़ता है, सी टू लैंड के लिए। और ये जब लैंड वाली ब्रीज सी की तरफ जाती है तो फिर ड्राई विंड होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, सी से लैंड की ओर चलने वाली सी ब्रीज,
लैंड से सी की ओर चलने वाली लैंड ब्रीज। ठीक है, एक पॉइंट और है फिफ्थ वाला, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी है एंड रेनफॉल। HUMIDTY ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल में ये भी जो है कोस्टल एरिया को इफेक्ट डालते हैं, और उससे जो कोस्टल एरिया से दूर हैं उन पे अलग इफेक्ट होता है क्लाइमेट का। ह्यूमिडिटी क्योंकि कोस्टल एरिया में आसपास के क्षेत्रों में वाटर वेपर की संख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बनती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी तभी होती है जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो इंक्रीज हो जाते हैं उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और फिर रेनफॉल होते हैं। तो कोस्टल एरिया में ऐसे ही होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पर तेज बहुत ज्यादा धूप निकलने से, सनी डे होने की वजह से क्या होता है, सी का जो वो वाटर वेपर होकर के वो ह्यूमिडिटी बहुत क्रिएट करता है। जैसे ह्यूमिडिटी जब बन जाती है तो रेनफॉल हो जाता है, तो मौसम कूल हो जाता है। तो यही कारण है कि सी कोस्टल एरिया में उतना ज्यादा विंटर के टाइम में प्लीजेंट मौसम रहता है, और समर टाइम में क्या हो जाता है कि उतना ज्यादा वो कूल एरिया रहता है, कूलर रहता है, क्योंकि उस समय ये समर टाइम में क्योंकि वाटर पड़ जाते हैं और रेनफॉल हो जाती है, जिससे प्लीजेंट मौसम हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। 5 पॉइंट के बाद अब हम आते हैं जोन्स पे, जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये भी हमारे क्लाइमेट को मतलब प्रभावित करते हैं। इससे जो क्लाइमेट है हमारा इन पे जोन से डिपेंड है। 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। यहाँ पर फ्रिजिड जोन है ये भी फ्रिजिड जोन है। नॉर्थ पोल का पास का हिस्सा वो फ्रिजिड जोन होगा। इसमें देखिए जो अर्थ है वो टोटल आप देख रहे हो, इसमें बीच में एक लाइन बीच से होकर के जो इमेजिनरी लाइन जाती है वो इक्वेटर होती है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होती है। इक्वेटर जो 23½ डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। 66½ डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड होती है इमेजिनरी, वो आर्कटिक सर्कल होती है। फिर उसके बाद साउथ पोल की ओर आते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में 23½ डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है लैटिट्यूड। 66½ डिग्री साउथ में ये अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, तो इस तरह से ये लैटिट्यूड में डिवाइड है। अब जो हिस्सा मैंने अभी इसके पहले वाले में बताया था कि ये यहाँ पर डायरेक्ट हीट आती है सन रेज की, जिसके कारण ये एरिया छोटे हिस्से में ही सन की हीट जा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि इक्वेटर पे बहुत डायरेक्ट सन हीट जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत है, टेम्परेचर हाई है, इसलिए यहाँ पे इक्वेटर के आसपास के रीजन गर्म होंगे, बजाय कि इसके जो टेम्परेट रीजन में है और टेम्परेट जोन में है और टेम्परेट ये वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाले, यहाँ पे की अपेक्षा इक्वेटर रीजन के आसपास में रहने वाले प्लेसेस जो हैं वो गर्म होंगे। अब यहाँ पे जो रेज आ रही हैं
इनका एरिया बढ़ जाता है, जो सन रेज का स्लैंडिंग रेज में पड़ती है, इसलिए ये एरिया बढ़ गया, जिससे हीट जो है प्रॉपर डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे यहाँ की अपेक्षा कम हो गया, तो हम कह सकते हैं अफ्रीजिट एरिया में तो बिल्कुल कम हो जाती है सन रेज पहुंचना। तो यहाँ पे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, 90 डिग्री साउथ में एंड 90 डिग्री नॉर्थ में, दोनों एरिया में बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर सन रेज पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर एकदम डाउन माइनस में है। अब होता क्या है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जोन में किस तरह से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा टॉरिड जोन, आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच का हिस्सा टेम्परेट जोन, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्किल, साउथ पोल में फ्रिजिड जोन, और इसमें नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ पोल के बीच का हिस्सा फ्रिजिड जोन है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया। दिस इज द क्लाइमेटिक जोन। ओके क्लास, थैंक यू।